गुड मॉर्निंग एवरीवन। जनरल स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट वाली क्लासेस आपने देखी होंगी, और हमारा जो यूपीएससी ऑप्शनल का जो क्लासेस लगातार यूट्यूब पर जो अपलोड हो रही हैं, उन सारे क्लासेस को आप ध्यान से देखिए। और इन क्लासेस का एडवांटेज ये है कि हम जो ऑनलाइन करा रहे हैं क्लास, ठीक है, इसमें एक मटेरियल भी हम आपको देते हैं, और एक अच्छा खासा डिटेल मटेरियल वो होता है। तो उस मटेरियल में हम स्पेशली यूपीएससी का जो ऑप्शनल है, और जीएस का पेपर फर्स्ट और थर्ड, और पीटी के लिए उसमें नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वो काफी डिटेल एक पीडीएफ होता है जो आपको दिया जाता है, और दोनों भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश में है। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है नदन प्लेन, उत्तरी भारत का मैदान, या ये कहें उत्तरी मैदान, या फिर मैं ये कहूँ कि उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर देना, और नोटिफिकेशन का भी दबा देना अगर मन करे तो दबाना, अदरवाइज। और आप लोग के जिनको जरूर करना कि ठीक है, वो यूट्यूब चैनल पे आइए और अपने साथ शेयर कीजिए। और डिटेल से भी आप जो है वहाँ मुझे मैं वहाँ आपको देंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक प्रोवाइड करवाई जाएंगी जैसे क्लास बढ़ेगी में। और और तो दोनों तक, तो आप मेरे है यूट्यूब से जुड़ सकते हैं उससे। ठीक है, आज मैदान, विशाल मैदान के बारे में कई सारे सुने होंगे कि एक एक विशाल डेपोजिशनल प्लेन है, बहुत विशाल डेपोजिशनल प्लेन है, जो पाकिस्तान से लेकर असम तक फैला हुआ है। यह पाकिस्तान के पुर्तगाल बेसिन से लेकर, ठीक है, असम का उत्तरा, ठीक, एक्सट्रीमली जो अरुणाचल प्रदेश तक जो जाता है, वहां तक ये फैला हुआ है। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत यंगेस्ट लैंड फॉर्म है, दुनिया का सबसे यंगेस्ट लैंड फॉर्म है, जो भी हाल ही में बन रहा है, अभी हाल ही में बन रहा है। देयर इज नो, क्या अब ये कहा जा रहा है कि हिल से बना हुआ है, यानी कि हिमालय से सबसे युवा है। अगर हमने भी लास्ट वाली क्लासेस में देखा था कि तिब्बतन हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक हिमालय के बाद इसका शुरू कंप्लीटली कंप्लीटली हम कहें कि वो डेपोजिशनल है, और दुनिया का सबसे यंगेस्ट प्लेन एरिया है, दुनिया का सबसे यंगेस्ट प्लेन एरिया है। अब यहाँ मैंने दो इमेजेस बनाई हैं, नंबर वन और नंबर टू। नंबर वन और नंबर टू, एक मैंने आपको जो था लेटिट्यूडनल के, एक ऊपर से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से वो दिखता है। एक लॉन्गिट्यूडनल के आधार पर हमने जज किया है कि किस तरह से नजर आ सकता है। अगर आप पहली इमेज को देखेंगे, दिस इज द फर्स्ट इमेज, इस इमेज को आप देखते हैं तो यू विल डिसाइड दैट कि ये हमारा पार्टिकुलर हिमालयन एरिया है। कौन सा एरिया है? हिमालय का एरिया है। और ये जो पार्टिकुलर एरिया जिसे मैंने इंडियन प्लेट कहा है, इसे मैं इंडियन पेनिसुला भी कह सकता हूँ, भारतीय प्रायद्वीपीय भाग भी कह सकता हूँ। ठीक है, अभी देखेंगे, एज वी नो दैट इंडियन प्लेट का जो डेंसिटी है वो यूरेशियन प्लेट से कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपड़ हो गई है, धस गई है, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब इसके धसने से ये जो ग्रेट डिप्रेशन बना है, ये जो पार्टिकुलर एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला, ये ग्रेट डिप्रेशन बना है। अब इस ग्रेट डिप्रेशन को इस तरह से फिलअप किया, ये भरा सब सवाल है हमारे सामने आज। ये एक विशाल जलोढ़ मिट्टा या जलोढ़ मिट्टी के मैदान के रूप में हमें दिखाई देता है। यह जलोढ़ मिट्टी का एक विशाल मैदान है। अब ये जलोढ़ मिट्टी का जो विशाल मैदान है, और ये जो गर्त है जो भरा गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है, कैसे भरा गया होगा। जनरली आज के समय में आप देखेंगे, भारत में इंडस यानी कि सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीन विशाल नदियां हैं जो उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में बहती हैं, और इनकी अनेक सहायक नदियां हैं। ये सभी मिलकर एक विशाल मैदान का निर्माण करती हैं। संभावना संभावना है, और ये
सभी के द्वारा स्वीकार किया गया मत है कि ये इसके द्वारा ही भरा गया होगा। ये यानी कि जो 3 नदी तंत्र हैं और उनकी जो अनेक सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा लाया गया अवसाद, जो कि हिमालय से लाया गया अवसाद, बड़ी तादाद में हो सकता है, थोड़ी मात्रा में हो सकता है, धीरे धीरे लाया गया हो सकता है ये, या सडन बाढ़ के द्वारा लाया गया अवसाद हो सकता है, उसके माध्यम से इसमें या कहें ये गर्त भरा गया है। अब ये चीज हमें समझ में आ रही है कि एक इंडियन प्लेट किस तरह से यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, ठीक है, और एक गर्त बना और किस तरह से 3 महान नदी तंत्र और उनकी अनेक सहायक नदियों के माध्यम से इसको भरा गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये क्या है, डिप्रेशन फिल्ड बाय डेपोजिशन। मैंने क्या वर्ड लिखा है, डिप्रेशन यानी कि गर्त किसके द्वारा भरा गया है, डेपोजिशन के द्वारा भरा गया है। और इस डेपोजिशन में महत्वपूर्ण जो योगदान है वो इन 3 महान नदियों का है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र में आपने नाम सुना भी होगा, बहुत फेमस नाम है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये जो मैन रिवर्स हैं, ठीक है, ये मैन जो रिवर हैं, इन रिवर के माध्यम से संभावना जताई गई कि ये भरा गया होगा। इसके अलावा गंगा की चाहे दाएं सहायक नदियां हो चाहे बाएं की सहायक नदियां हो, ठीक है, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है, राम गंगा, सोन, यमुना, अनेक सहायक नदियों ने मिलकर इसमें अपना योगदान दिया है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदियां चाहे दाएं हो चाहे बाएं हो, चाहे रेडक हो, जलढाका हो, तिस्ता हो, कामेंग हो, ठीक है, सभी सुभानसरी हो, सभी नदियों ने इस गर्त को भरने में बहुत अहम योगदान निभाया है। तो अब हमें ये समझ में आता है कि अगर वर्तमान कंडीशंस को पढ़ते हैं और समझते हैं तो हमें दिखता है कि ये विशाल गर्त, या ये कहें कि ये विशाल मैदान, इस विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ है वो इन 3 महान नदियों के माध्यम से हुआ है। लेकिन ऑप्शनल में थोड़ा और ट्रिकी हो जाता है कि ये जानना कि क्या ये नदियां इनफ हैं, क्या ये नदियां इनफ हैं इतना विशाल मैदान फॉर्म करने के लिए। एक सवाल ये खड़ा हो जाता है। अब पहली इमेज हमें समझ में आती है, अब हम दूसरी इमेज की तरफ चलते हैं, जो एक लैटिट्यूडनल के आधार पर, अक्षांशीय आधार पर हमें दिखाई देती है। ये हिमालयन सिस्टम है जो मैंने ऊपर दिखाया है आपको। ये जो टेढ़ी मेढ़ी जो रेखाएं हैं ये हिमालय पर्वत तंत्र को प्रदर्शित करती हैं, यानी कि ये हिमालयन सिस्टम का शो कर रही है। ये जो नीचे टेढ़ी मेढ़ी एक लाइन मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, ये प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी भाग है। ये प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी भाग है। और यहाँ जो लाइन मैंने डिसाइड की है, ड्रॉ की है, ठीक है, इसको देखना, ये पाकिस्तान वाला हिस्सा है, सुलेमान वाला, किरथर वाला जो रेंज मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो है। जनरली इसे पोतवार बेसिन कहते हैं। इधर आ जाइए, इधर 2 लाइन मैंने ड्रॉ की है, एक है यहाँ पर नीचे, एक है ऊपर। ये असम वाला हिस्सा है और ये बंगाल वाला हिस्सा है, या ये कहें कि असम के बिल्कुल डायरेक्टली नीचे है। अब इस चीज पे ध्यान से देखें तो पता चलता है कि यहाँ मैंने एक 3500 किलोमीटर का डिस्टेंस लिखा है, ठीक है, और एक लिखा है 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस लिखा है। तो ये 3500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये पोतवार बेसिन से लेके असम तक फैला है। ये 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर वाला डिस्टेंस जो है, ये पोतवार बेसिन से लेकर असम तक फैला है। और उसके बाद मैंने 2400 किलोमीटर भी लिखा है, यानी कि भारत में ये जो मैदान है, जलोढ़ मैदान है, विशाल मैदान है, उत्तर भारत का जो मैदान है, ये भारत में करीब करीब 2400 किलोमीटर तक फैला है। 2400 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। और ये जितना विशाल मैदान है उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अमूमन अमूमन आप ये मान लीजिए कि दुनिया के सबसे विशालतम मैदानों में से एक आता है। अगर हम ये कहें कि रशिया, चाइना, यूएसए, ठीक है, ये 3 देश अगर दुनिया में सबसे विशाल मैदान लेकर घूम रहे हैं तो हमारा नाम इसमें आता है, 4 देशों में हम शामिल हैं। ठीक है, तो लगाइए कि ये जो पार्टिकुलर एरिया आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। कितना है? 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, यानी कि ये मिला लीजिए और जो नदियों के आसपास का जो भी, ठीक है, फ्लड एरिया है या कहें जलोढ़ एरिया है या एलुवियल प्लेन एरिया है, उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब नीचे मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ पर, ठीक है, डेपोजिशनल फ्लड प्लेन। संभावना मैंने दोनों बता दी है आपको कि हो सकता है जो नदियां हैं वो धीरे 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 अवसाद नदियों के माध्यम से लेकर आगे बढ़ी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि भारतीय जलवायु एक मानसूनी जलवायु है। क्या है? भारतीय जलवायु एक मानसूनी, ठीक है, जलवायु है, क्लाइमेट है। और हो सकता है सडन रेनफॉल की वजह से फ्लड भी आ जाए, और भारत के एक हिस्से में हमेशा फ्लड वाली स्थिति
बनी रहती है, यानी कि बाढ़ की स्थिति बनी रहती है और बाढ़ की स्थिति नहीं बनी रहती है। अब इस चीज को हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि इसका निर्माण या तो डेपोजिशनल फ्लड से हुआ होगा या खाली डेपोजिशनल एक्टिविटी से हुआ होगा, यानी कि निक्षेपण मैदान है या बाढ़ निक्षेपण मैदान से बना होगा। अब दो हमें चीजें नजर आ जाती हैं कि भाई एक्स्ट्रा इस तरह से एक्सटेंशन कैसा है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लिखा हुआ है 400 से 500 किलोमीटर, यानी कि अगर हम इसके पश्चिमी भाग की बात करें, यानी कि इस विशाल मैदान का जो पश्चिमी भाग की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई सर्वाधिक है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई सर्वाधिक है, 400 से 500 किलोमीटर है। अगर हम इसके पूर्वी भाग की बात करें तो ये अधिकतम अधिकतम 100 किलोमीटर चौड़ा है, अधिकतम 100 किलोमीटर चौड़ा है। इसका मतलब हम ये मान के चले कि ये पश्चिमी भाग में ये ये पश्चिमी भाग में सर्वाधिक चौड़ा है और पूर्वी भाग में ये कम चौड़ा है। यहाँ बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब हमें क्या पता चला कि हमें इसका टोटल डिस्टेंस पता चला। ठीक है, हमें टोटल इसका विड्थ पता चला कि कितना कौन सी दिशा में चौड़ा है, कौन कौन से मेजर जो थिंकर्स है या मेजर लैंड फॉर्मेस के अगल बगल है, यानी कि उत्तर में हिमालय है तो दक्षिण में भारत का प्रायद्वीप है। और आप देखेंगे इसके पश्चिमी भाग में पोतवार बेसिन है। ठीक है, और इसके पूर्वी भाग में पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों ओर से इस तरह से घिरा हुआ है। और अब समझ में ये आता है, अब अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये इसका डेप्थ कितना है। भाई आपने एक्सटेंशन बता दिया 2400 किलोमीटर है भारत का, टोटल 3500 किलोमीटर है, कहीं कहीं ये 3200 किलोमीटर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कि यहाँ तक फैला हुआ है, मेजर 3 नदियां तंत्र इसके अंदर शामिल है, विड्थ इसका इतना है, तो डेप्थ इसका कितना है, किसका है डेप्थ। अगर अभी फिलहाल अगर हम ध्यान से देखें तो हमें मैदानी भाग कुछ इस तरह से नजर आता है। अगर हम स्पेशली भारत के मैदान की बात करें, अगर हम इसे कंप्लीट अगर पूरे के पूरे मैदान की बात करते हैं तो ये कुछ हमें इस तरह से नजर आता है, यानी कि जिसके अंदर पाकिस्तान का प्लेन भी आता है और भारत का प्लेन भी आता है, यानी कि भारत का मैदानी भाग भी शामिल है और पाकिस्तान के मैदान का भाग भी शामिल है इसके अंदर। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी सारी नदियां ओरिजिन होने के बाद कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हैं, यानी कि जो पंजाब का अमृतसर है, जो लुधियाना है, वहां पर आपको सर्वाधिक ऊंचाई, मतलब सर्वाधिक ऊंचा देखने का और जो है संभावना है। अब यहाँ से ध्यान से देखना, हिमालय से आने वाली जो नदियां होंगी डेफिनेटली वो कुछ इस तरह से जो बड़े बड़े बोल्डर्स, ग्रेवल यहाँ डिपॉजिट होगा। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसका जो एक ऊंचाई है या मोटाई है वो धीरे धीरे जैसे बंगाल की तरफ हम जाते हैं वो कम होता जाता है। अब मान लगा गया है कि ये कहीं कहीं 3 मीटर और कहीं कहीं 3 मीटर से अधिक आपको ऊंचा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही पंजाब तक आते हैं तो ये मैक्सिमम बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। हालांकि मैंने 3 किलोमीटर आपको बताया है, इसके बारे में भी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं, रेयर बताया जाता है। क्या बताया जाता है? रेयर। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि सर्वाधिक, ठीक है, जो मैक्सिमम जो गहराई है, ठीक है, जो मैक्सिमम डेप्थ प्लेन वो करीब करीब 3 किलोमीटर है। जब पैदा हुआ वो ये हुआ कि भाई ओरिजिन ऑफ प्लेन एरिया के बारे में कुछ हमें बताइए, यानी कि इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई होगी, ये थोड़ा सा हमें बता दीजिए। अब उत्पत्ति को लेकर 3 से 4 सिद्धांत हमारे सामने है। पहला सिद्धांत है, ठीक है, इंडो ब्रह्मा रिवर। नाम देखो, इंडो ब्रह्मा रिवर, जिसको जनरली विद्वान लोग शिवालिक रिवर भी कहते हैं। मतलब ठीक है, कल को आप भी विद्वान बन सकते हैं, देयर इज नो डाउट। देखिए इसे क्या कहते हैं, इसे इंडो ब्रह्मा रिवर कहते हैं। अब इंडो ब्रह्मा रिवर के बारे में ये कथन था कि भाई ये जो 3 नदियां हैं ना, इनसे पहले एक बहुत विशाल रिवर यहाँ बहा करती थी जिसको जनरली शिवालिक रिवर कहा जाता था, इंडो ब्रह्मा रिवर कहा जाता था। विद्वानों ने सोचा, ठीक है, कि भाई इतना विशाल मैदान कोई ये छोटी मोटी रिवर्स तो कर नहीं सकती हैं, कोई जरूर कोई विशाल नदी रही होगी, जरूर कोई विशाल नदी रही होगी जिसने इस तरह की चीजें, ठीक है, क्रिएट की हैं। तो उस नदी का नाम इन्होंने डिसाइड किया, ये चुना
इंडो ब्रह्मा रिवर। इंडो यानी कि इंडस, ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर, कुछ ऐसा माना गया। अगर आप इंडस रिवर को इधर से देखेंगे और यहाँ से आती ब्रह्मा रिवर को देखेंगे, तो इनका मानना यह था कि अगर हम ध्यान से देखें तो इंडस आई मीन ब्रह्मपुत्र रिवर पूर्व की तरफ जाती है, ठीक है, और ठीक है फिर पूर्व से पश्चिम की तरफ आती है। पहले पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है और फिर भारत में एंट्री करने के बाद पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है। तो उन्होंने यही अज्यूम करा था कि विशाल नदी एक मौजूद थी हिमालय के उत्थान के दौरान, जिसको इंडो ब्रह्मा कहा गया, ठीक है, और ये पूरब से पश्चिम की तरफ बहती थी और ये एक बहुत विशाल नदी थी जिसने इतना विशाल मैदान को जन्म दिया। अब सवाल ये था कि भाई इतना पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है तो फिर इसका जो डेप्थ है, इसका जो स्लोप है, वो कैसे वेरी समझा जाएगा, वो कैसे किया जाएगा। फिर बाद में अपने आप ही बात में उलझते चले गए। उन्होंने कहा कि बाद में ये नदी डिसमेंबर्ड हो गई, विखंडित हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गए इनके, ठीक है, बहुत सारी चीजें होगी जिसकी वजह से अंत में इस वाला जो हाइपोथेसिस था ओरिजिन ऑफ प्लेन एरिया, उसको समाप्त कर दिया गया, उसको मानने से इनकार कर दिया गया। इंडो ब्रह्मा रिवर वाला कंसेप्ट यही समाप्त हो जाता है कि भाई इतना विशाल नदी था तो वो कहाँ है। क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं और मैंने आपको कई बार भी बताया है कि भाई एंटीसीडेंट रिवर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया है कि हिमालय के उत्थान से पहले भी कुछ नदियां ऐसी थी जो लगातार बह रही थी, जिसमें सिंधु नदी भी थी, सतलुज था, काली था, गंडक भी है, जिसे अब आप करनाली भी ऐड कर लीजिए, तिस्ता भी है, ये बेसिक सी रिवर्स थी। और मध्य हिमालय के उत्थान से पहले हमने बताया था कि गंगा भी है, यमुना भी है, ऐसी नदियां भी पहले से ही बह रही हैं। तो इस हिसाब से ठीक है, ये जो कंसेप्ट था उत्पत्ति को लेकर, ये कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, अगर ये रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि अपनी थ्योरी में उलझ गए थे तो इस वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब दूसरा एक आता है डिप्रेशन अपलिफ्टेड द रेमिनेंट ऑफ टेथिस सी। प्लेन फोल्ड थ्योरी है, बहुत फेमस थ्योरी है प्लेन फोल्ड थ्योरी। इस प्लेन फोल्ड थ्योरी के अंदर बहुत अच्छी बातें कही गई हैं, बहुत अच्छी बातें। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो पता चलता है, इसको देखना, डिप्रेशन यानी कि ये वाला गर्त, अपलिफ्टेड द रेमिनेंट ऑफ टेथिस सी। हम अच्छी तरह जानते हैं और मैंने आपको ये बताया भी है क्लास में कि हिमालय किसका रेमिनेंट है, तैतीस सागर के सेडिमेंट का रेमिनेंट है। यानी कि सी का जो अवशेष बचे, समुद्र के जो अवसाद था, उसका जो अवशेष है वो हमें हिमालय के रूप में आज दिखाई देते हैं। करेक्ट है। अब इन्होंने कहा है कि जो डिप्रेशन था, ये डिप्रेशन में क्या था, ये अपलिफ्ट हुआ है, ये 33 सागर के अवसादों का ही एक रेमिनेंट है। बात तो सही करी है इन्होंने। और इस बात को समझाने के लिए इन्होंने कुछ दावे भी प्रस्तुत किए, दावे मतलब कोई प्रूफ वगैरह भी दिए। उस प्रूफ के पीछे सबसे बढ़िया चीज इन्होंने ये बताई कि अगर आप पूरे के पूरे प्लेन एरिया को देखोगे तो इसे दो भागों में आप देख सकते हैं। एक है ट्रांस गंगा प्लेन, यानी कि पंजाब वाला हिस्सा आप देख लीजिए पूरा, चाहे भारत का पंजाब हो या वो पाकिस्तान का पंजाब हो। इसके अलावा पूर्वी आप देख लीजिए गंगा प्लेन, चाहे वो ईस्टर्न गंगा प्लेन हो, चाहे मिडिल गंगा प्लेन हो, चाहे वेस्टर्न गंगा प्लेन हो, आप उसको देख लीजिए। तो अगर गंगा प्लेन को हम साइड कर दें और ट्रांस गंगा प्लेन को हम समझें और देखें, जिसे जनरली सिंधु का मैदान भी कहा जाता है, तो उन्होंने यहाँ काफी अच्छी चीजें बताई। उन्होंने कहा कि ये रेमिनेंट तो है और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो इंडस के रूप में हमें दिखता भी है, जिसमें सिंध का मैदान भी है और पंजाब का, पाकिस्तान वाले पंजाब का मैदानी भाग भी है, भारत के पंजाबी का मैदानी वाला भाग भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर राजस्थान का, जिसे हम मरुस्थली कहते हैं, जो रेगिस्तानी भाग है, उसके अंदर भी एक, ठीक है, इन्होंने डिस्कशन दिया और समझा कि भाई इसके जो दक्षिण वाला भाग आप देखेंगे, खासकर जो राजस्थान का मरुस्थली भाग है, वो भी इसमें शामिल था। अब उन्होंने कहा कि देखो प्लेन एरिया है वो पूरा का पूरा, हाँ पानी की किल्लत की वजह से, पानी की कमी की वजह से वो एक रेगिस्तान में तब्दील हो गया है। अगर आज भी वहां वाटर सप्लाई आप अवेलेबल करा देंगे तो वो कृषि के लिए उपयुक्त हो जाएगा। अब उन्होंने कहा ये परमानेंट है और इसके इन्होंने, या मतलब रेमिनेंट ऑफ टेथिस है, और इसका इन्होंने कुछ एविडेंस भी दिए। एविडेंस के तौर पे इन्होंने कहा कि आप कच्छ का मैदान देख लीजिए और इसके अलावा, ठीक है, राजस्थान का जो मरुस्थली है वो क्षेत्र देख लीजिए, वहां आज भी आपको नमक मिलेगा। क्या मिलेगा? नमक, और नमक की झीलें मिलेगी। बात तो सही है, क्योंकि नमक कहाँ मिलता है? समुद्र में मिलता है। ठीक है, अब जो रेमिनेंट है एक तरह से, वो हमें समझ में आता है कि वहां चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, बढ़िया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऑयल भी है, गैसेस भी है, और देयर इज नो डाउट, अभी हाल ही में आप देखेंगे राजस्थान से भी खबर आई है और गुजरात से भी खबर है कि वहां पर ऑयल अवेलेबल है। ठीक है, और नमक तो न जाने हम कब से निकाल रहे हैं, सांबर झील याद करो। ठीक है,
तो ये जो पर्टिकुलर कहानी कही गई कि भाई उत्तर में जो सिंध का और पंजाब का मैदान है और उसके दक्षिण में जो राजस्थान का जो मैदान है, ठीक है, तो इसी का डिप्रेशन कहा कि ये सब रेमिनेंट है किसके, तैतीस सागर के। तो इनकी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आती है कि हाँ चलो बात तो आपने सही कही है, ठीक है, ये बात थोड़ी समझ में आती है। एक है एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस ने ये कहा है कि भाई सीधी सी बात है, ये जो उत्थान हुआ है इसका, इसमें दोनों का ही भाग है। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे चली जाती है, ठीक है, क्या कहते हैं देखो, थ्रू इंडियन प्लेट अंडर यूरेशियन प्लेट। बस सिंपल सा है, इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे चले जाना, और फिर यूरेशियन प्लेट के नीचे चले आना, ऊपर का जो क्रस्ट है और सेडिमेंट है उसके थ्रू अपलिफ्ट होना, बन गया प्लेन एरिया। बड़ा सीधे तरीके से उन्होंने समझाया। बुराड ने भी यही कहा कि ये मैसिव ट्रांस कॉन्टिनेंटल रिफ्ट वैली थी, ठीक है, ये रिफ्ट वैली थी जो लगातार फिल्डअप होती चली गई। ये बेसिक सी चीज है, लेकिन सारी की सारी थ्योरीज में सबसे अच्छी जो थ्योरी लगी वो ये डिप्रेशन थ्योरी, प्लेन फोल्ड थ्योरी लगी, ठीक है, और एडवर्ड स्वेज की जो थ्योरी थी ये सबसे कामयाब थ्योरी में से एक है, ठीक है। तो ओरिजिन ये है, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट्स भी हैं जो हम आने वाले क्लासेस में इसको देखेंगे, और आपको जो ऑफलाइन क्लास होगी वहां आपको बताया जाएगा, और आपको उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, तब आपको समझाया जाएगा डिटेल में। अब यहाँ ये था कि ओरिजिन तो हो गया, आपने अपने पॉइंट्स बता दिए, लेकिन अभी जो हम तीन नदी देख रहे हैं जिसमें इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, इनका रोल क्या है। आपने कह दिया भाई ये 33 सागर का रेमिनेंट है, चलिए हमने मान लिया 33 सागर का रेमिनेंट है और नमक की झीलें राजस्थान में मिल रही हैं या फिर गुजरात में मिल रही हैं, लेकिन उत्तर भारत का जो मैदान है वो कैसे बना है, वो तो प्योरली सेडिमेंट है, वहां तो कोई नमक वक मिलता नहीं है। लेकिन अब वहां ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है कि उत्तर भारत का जब मैदान है, ठीक है, वो मेनली सेडिमेंट से ही बनता हुआ हमें नजर आता है। कैसा आता है, उत्तर भारत का जो मैदान हमें नजर आ रहा है, खासकर सिंध वाला और पंजाब वाला, वो सेडिमेंट से ही बनकर नजर आता है। तो ये बेसिक सी चीजें थी। अब ये तो कहानी है चार विद्वानों की, ऐसे न जाने कितने बड़े बड़े विद्वान और हैं जिन्होंने बात कही है, लेकिन सर्वसम्मति से ये मान लिया गया है अब, सर्वसम्मति से मान लिया गया है अब कि ये जो पूरा का पूरा विशाल मैदान आप देख रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा विशाल मैदान आप देख रहे हैं, ये फिलहाल इन तीन नदियों के अवसादों से ही मिलकर बना है। ये विशाल मैदान इन तीन नदियों के द्वारा और इनकी अनेक सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बना है। ये अवसाद दो तरह से लाया गया है, एक कैटास्ट्रोफिक तरीके से, एक ग्रेजुअली तरीके से, यानी कि जो आमतौर पे लाया जाता है, और ठीक है आप देखेंगे, और एक तरह से जो बड़ी तादाद में बाढ़ के आने से लाया जाता है, जिसे कैटास्ट्रोफ कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, चलिए ठीक है, और हमने ये चीज देख लिया है क्या है। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट कि भाई ये जो सारी चीजें समझ आने के बाद, ठीक है, ओरिजिन समझ आने के बाद और करंट सिचुएशन समझ आने के बाद, अब हम चलते हैं ट्रांस गंगा प्लेन एरिया की तरफ। जैसे भी हमने देखा था कि इन्होंने कोई बात कही, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ट्रांस गंगा प्लेन। ट्रांस गंगा का मतलब होता है गंगा के पार का हिस्सा। गंगा, क्या देखा कि ट्रांस गंगा प्लेन और इंडस प्लेन, ठीक है, इसको मैंने दो नाम दे दिए हैं। अगर आप कहो तो मैं ये सारा का सारा मिटा दूं, और इसके अलावा कुछ इसमें और चीजें ऐड मुझे करनी है जो मैं कर देता हूं आपको। अगर ये चीज देखें तो हमें पता चलता है कि ट्रांस गंगा प्लेन जो एरिया है उसका निर्माण किस तरह से रहा होगा या किस तरह से हुआ होगा, इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। इंडस रिवर, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास रिवर, और सतलुज रिवर, और इनकी अनेक सहायक नदियां, और इनकी
अनेक सहायक नदियां, हो सकता है मैं इसको इस तरह से भी कर देता हूँ या फिर इस तरह से कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह से सहायक नदियां हैं, ठीक है। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ये इसकी। तो ये काफी विशाल मैदान बन जाता है, ये काफी विशाल मैदान बन जाता है। अगर इसका पार्टिकुलर एरिया देखें, जो हिमालय का हम साइड कर दें, तो एक तरह से हमें दो तरह के प्लेन एरिया नजर आते हैं, दो तरह के प्लेन। एक तो नजर आता है पंजाब प्लेन। क्या आता है? पंजाब प्लेन। अब इस पंजाब प्लेन को ध्यान से देखें, तो ये आपको नॉर्थ में बढ़ जाएगा और ये आपको साउथ में भी बढ़ जाएगा। ठीक है, नॉर्थ वाला जनरली ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसे हम सिंध प्लेन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिंध प्लेन कह सकते हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये आपका कहलाएगा सिंध प्लेन। क्या कहलाएगा दोस्तों? सिंध प्लेन कहलाएगा। और इसका जो रेस्ट ऑफ द नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जनरली, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ये है आपका पंजाब, पंजाब प्लेन एरिया है। ठीक, गेटिंग माई पॉइंट। अब ये चीज हमें समझ में आता है, और ये है कि इसका कुछ भाग जो है आप देखेंगे भारत में भी है और कुछ भाग में इसका पाकिस्तान में भी है। यानी कि मैं ईस्टर्न पार्ट मान लेता हूं इसको, और इसको मान लेता हूं मैं वेस्टर्न पार्ट। ठीक। अब इसके माध्यम से समझाने की उन्होंने कोशिश की है कि जो प्लेन एरिया है, जिसे हम ट्रांस गंगा कहते हैं, जिसमें गंगा की जो कोई भी सहायक नदी शामिल नहीं है, ठीक है, इस गंगा के जो ट्रांस का जो एरिया है, यानी कि इसके जो पार का एरिया है, और उसमें जो विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, वो हमें समझना है। अगर इसको ध्यान से देखें, यहाँ जो मैंने लाइन लिखी है कि पाकिस्तान प्लेन एरिया, सिंध प्लेन है, पंजाब प्लेन है, और इंडिया का प्लेन एरिया है, पंजाब प्लेन है। तो ये दो चीजें आपको समझ में आई कि इसका उत्तर का सिंध है और दक्षिण का पंजाब है, और इस पंजाब के भी दो पार्ट हैं, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है, पूर्वी पंजाब, ठीक है, भारत में है। इसके अलावा आप इसको ध्यान से देखेंगे, जहां सतलुज एंड होता है, और ब्यास और सतलुज से यहाँ पर एक इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है हरिके बैराज से, जो सीधा राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। अब ये जो राजस्थान वाला पर्टिकुलर एरिया है हमारे पास, ठीक है, ये भी इसी का ही पार्ट है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ रिवर्स या रेनफॉल या वाटर, ये कहीं ना कहीं एक मरुस्थली में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें मरुस्थली में कन्वर्ट हो चुका है, या रेगिस्तानी भूमि में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसी मैदान को हमें समझना है कि ये मैदान आखिरकार क्या है, और इस मैदान का निर्माण किस तरह से रहा होगा या हुआ होगा। ठीक। तो अब आपके पास 2.3 पॉइंट हो जाते हैं कि पाकिस्तान वाले प्लेन एरिया का, यानी कि इस वाले पार्ट का, कि पाकिस्तान का जो प्लेन एरिया है वो हमें पढ़ना है। उसके अलावा इंडस का या इंडिया का जो प्लेन एरिया है, ठीक है, जिसे पंजाब प्लेन कहते हैं, वो हमें पढ़ना है। और इसके अलावा जो राजस्थान का जो प्लेन एरिया है, जहां पर मैंने अभी बताया और एक विद्वान ने भी बताया कि यहाँ राजस्थान के अंदर नमक की झीलें पाई जाती हैं, और किसी भी नदी के द्वारा लाए गए अवसाद में नमक की झीलें पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो नमक की झीलें तभी पाई जा सकती हैं जो समुद्र के अवशेष में रहे हों। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो बहुत बड़ा, ठीक है, सेडिमेंट है, वो कहीं ना कहीं तैतीस सागर से जुड़ा हुआ है। चलिए, बात समझ में आ जाती है। तो ये तीन चीजें हमें डिस्कस करनी है, कि जो ये पर्टिकुलर जो भी मैंने बताया, और इसके माध्यम से ही डिस्कस करनी है। आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी, आई होप सो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब दूसरी चीज डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये जो बार बार पंजाब का नाम लिया जा रहा है, ये वाला पंजाब, जनरली आप देखेंगे पंजाब का मीनिंग ये होता है कि पांच नदियां, या पांच, मतलब ऐसे पर्टिकुलर एरिया जहां से पांच नदियां बहती हैं। पंज यानी कि पांच, आब मीन्स होता है बहता हुआ पानी। ठीक। तो पांच नदियों का बहता हुआ पानी से एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ, जिसे जनरली ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी के आधार पर ही पंजाब कह दिया गया। क्या कह दिया गया? पंजाब कह दिया गया। ठीक है, इस चीज के आधार पर आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब ये पंजाब आप देखेंगे कि कई तरह के मैदानों का निर्माण कर रहा है, कई कई तरीके के मैदानों का निर्माण कर रहा है। कभी इंडस और झेलम आपस में मिल जाते हैं, कभी झेलम और चेनाब के बीच का मैदानी भाग भी है, चेनाब और रावी के बीच का भाग भी है, रावी और ब्यास के बीच का भाग भी है, और ब्यास और सतलुज नदी के बीच का एक भाग भी है। तो इस तरह तरह के, ठीक है, आबी भाग का निर्माण कर रहा है, जिसे जनरली दो आब कहते हैं। क्या कहते हैं? दो आब। अब ये दो आब जो है, ठीक है, जो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, दो बहती हुई नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, उसे जनरली दो आब कहा गया है। अब आप देखेंगे कि पंजाब क्या है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बिल्कुल रिवर्स आ रही हैं, और लगातार दो तरह का जो मैदानी भाग होता है, जिसे हम जनरली खादर
और बांगर के नाम से जानते हैं, वो आपको बड़ी तादाद में दिखाई देगा। पंजाब में आपको बड़ी तादाद में खादर का मैदानी भाग दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? खादर का मैदानी भाग दिखाई देगा। ठीक है, मैंने हरियाणा का जिक्र नहीं करा है यहाँ पर। ठीक है, हरियाणा में आपको खासकर बांगर दिखाई देगा। ठीक है, तो अब इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ और कौन कौन से नाम जाने जाते हैं। यानी कि ये जो चीज आप देख रहे हैं सारी के सारी, इन चीजों के फायदे ये हैं कि इनके बीच का जो मैदान है जनरली वो किस नाम से जाना जाना जाता है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक, ये जो मैंने अब 5 दुआब लिखे हैं, ये जो मैंने 5 दुआ आपके सामने लिखे हैं, एक बार हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये दुआब आखिरकार किस प्रकार के मैदानी भाग का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए, सिंध सागर, सिंध सागर में अगर आपके सीधे क्वेश्चन आता है सिंध सागर में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं, तो आप इंडस, झेलम, चेनाब, सीधा नाम लिख देना। चेंज, चेंज यानी कि चेनाब और झेलम के नाम से लिया गया है। तो इसमें दो नदियां हैं, चेनाब है और झेलम है। यह है रचना दोआब, जिसमें रावी और चेनाब जैसी नदियां शामिल हैं। यह है बारी दोआब, जिसमें ब्यास और रावी नदियां शामिल हैं। यह है बिस्ट दोआब, जिसमें ब्यास और सतलुज नदी शामिल हैं। और मैं ये कहूं कि ये जो पार्टिकुलर एरिया भी मैंने ड्रॉ किया है, एक्चुअल में यही है इंडियन पंजाब प्लेन रीजन। यानी कि भारत के पंजाब से उसका अधिकतर निर्माण किया है 400 के आसपास क्षेत्र ही, तो सतलुज नदी से मिलकर बना है और अधिकतर भाग इसी से मिलकर बना है। आई होप सो। ठीक है, ये चीज हमें समझ आ गई। अब इससे जुड़े हुए दो चार चीजें और हम डिस्कस कर लेते हैं कि पंजाब का जो मैदानी भाग है आखिरकार उसे क्या कहा जाता है और क्या नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब का जो अधिकतर भाग है वो खादर से बना है या खादर निर्मित है। और खादर निर्मित होने की वजह से, ठीक है, आप इसको देखेंगे कि इसको कहीं कहीं बैटलैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैटलैंड। यानी कि पंजाब का जो खादर का एरिया है उसको बैटलैंड कहा जाता है। बैटलैंड, बैटलैंड का मतलब होता है फर्टाइल प्लेन। क्या होता है? फर्टाइल प्लेन एरिया। अब है ही प्लेन एरिया भाई। आप देखेंगे ध्यान से तो भाई पंजाब जो है पूरा का पूरा कृषि में बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट है, फुल ऑन है भाई। सारी चीजें देख लीजिए, चावल है, कॉटन है, गेहूं है, क्या नहीं उगाते वहां। ठीक है, और ग्रीन रेवोल्यूशन जो स्टार्ट किया गया था एज ए पायलट के तौर पे 1966 और 67 में, 66 और 67 में, वो पंजाब, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही तो था, क्योंकि इरिगेशन की सुविधा यहाँ पर भरपूर है, खादर का मैदान है। तो ज्यादा यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो खाद वगैरह उर्वरक होता है वो भी ज्यादा नहीं चाहिए होता है। तो हाई किस्म का सीड्स लेकर आए, तो यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे स्टार्ट किया गया, तो बड़ी तादाद में खादर में लगाया और बूम हो गया एकदम। बूम हो गया ना, बूम होने के बाद देखा कि भाई यहाँ तो अलग ही लेवल का चलने लगा। लेकिन कई सारी समस्याएं भी निकल सकती थी कि भाई यहाँ जो सेडिमेंट आ रहा है उस सेडिमेंट के अंदर मैक्सिमम बोल्डर्स हैं, ग्रेवल्स हैं, ठीक है, और कंक्रीट वगैरह भी उसमें था। तो ये चीजें बड़ी दिक्कत में थी, इनको कैसे दूर किया जाए। लेकिन भी, और वो ओवरऑल हम देखें तो पंजाब लैंड जिसे फर्टाइल प्लेन एरिया कहते हैं, ये बात समझ में आती है। यानी कि वेटलैंड मींस फर्टाइल खादर प्लेन, या फिर बहुत उपजाऊ जो मैदानी भाग होते हैं जनरली उसे कहते हैं। अब क्या चीज है, इस चीज को देखते हैं। शिवालिक हिमालय से जब रिवर क्रॉस करते हुए नीचे आती हैं, तो इसमें एक बात समझ में आती है कि वो जो नंबर ऑफ धाराएं हैं जो शिवालिक हिमालय को क्रॉस करके नीचे आती हैं मैदानी भाग में, वो तरह तरह की रील्स बनाती हैं। रील्स मतलब रील्स नहीं, रील्स बनाती हैं, गलियां बनाती हैं, नलियां बनाती हैं। और क्या होता है कि नलियां बनाने के बाद ये बहुत सारा जो लैंड है उसको वो डाइसेक्ट कर देती हैं, वो उसमें विभाजित कर देती है छोटे छोटे। ठीक है, एक तरह का होता है ना लैंड को बांट देना, भूमि को बांट देना, उसको वो बांट देती है। जनरली ये दीज स्मॉल जो स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, जो ये बहुत बड़े भूखंड को बांटने का काम कर रही है, इसे कोस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोस। तो एक क्वेश्चन हमारा ये भी आ जाता है कि जो खादर एरिया है, जो शिवालिक से आने वाली नंबर ऑफ जो स्ट्रीम एरिया है या स्ट्रीम है, या फिर मैं ये कहूं कि ये जो फर्टाइल प्लेन एरिया मैंने देखा, ठीक है, और हमने समझा कि ये जो दोआब का जो पंजाब का जो खादर एरिया है जिसे बैटलैंड कहा जाता है, बहुत फर्ट एरिया है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि मैक्सिमम रिवर आर कमिंग फ्रॉम
ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, थ्रू शिवालिक हिमालय। जब वो एंटर करती हैं पंजाब प्लेन में, तो शिवालिक हिमालय की बात है कि शिवालिक हिमालय में आते समय बहुत सारी छोटी मोटी धाराएं भी शामिल हो जाती हैं जब वो प्लेन एरिया में एंटर करती है। प्लेन एंटर में एरिया में एंटर करने की वजह से आप देखेंगे इस छोटी छोटी धाराएं, ठीक है, रील्स का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? रील्स का। अब ये रील्स जो होती हैं, ये अच्छे खासे भूखंड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती हैं, ठीक है। जनरल क्या कहा गया आपके एग्जाम के पर्पज से? कोस कहा गया है। क्या कहा है? कोस। ठीक है, इसे चोस भी कह सकते हैं आप, ठीक है, कोस भी कह सकते हैं, तो इनको कहा गया कोस। ठीक। तो ये बेसिक पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब क्या है, जो है वो फिर नहीं बैठेगा जुगाड़। ठीक। अब क्या है कि पंजाब का जो प्लेन है, अब उसका जो टोपोग्राफी है और वहां पे वो अधिकतर एक कहा जाता है कि वाटर प्रोन टाइप का होता है, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम वो ज्यादा होता है, और अधिकतर पानी भरा रहता है, जिससे हम कह सकते हैं कि जो बेडलैंड टोपोग्राफी है वो पंजाब का जो खादर वाला एरिया है वो हो सकता है, भी हो सकता है। नंबर ऑफ रिवर का नंबर ऑफ रिवर्स आर कमिंग फ्रॉम द अपर रीजन। तो ये खादर का तो एरिया है, और खादर क्या होता है, ठीक है, अगर जो भी थोड़ी देर एक मैप जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था, ठीक है, ये हो गया आपका भाबर, तराई, बांगर, बिल्कुल खादर, और ये नदी वाला हिस्सा हो गया। तो आप इसको देखेंगे, अगर हल्का सा रिवर में पानी ओवरफ्लो हुआ तो पानी तो यहाँ खादर में भर जाने वाला है। नदी तो हल्का सा ओवरफ्लो हुआ तो पानी कहाँ भरा जाएगा? खादर में भरेगा। अगर खादर में पानी भरेगा तो डेफिनेटली ये जो टोपोग्राफी होगी, क्या होगी? ये टोपोग्राफी जो होगी, तो हमें देखने में आता है ये टोपोग्राफी कहीं ना कहीं बैड टोपोग्राफी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बैड टोपोग्राफी। अब इसी को ही आपको समझना है। अब पंजाब किससे जूझ रहा है? एक तो बैडलैंड टोपोग्राफी से जूझ रहा है, क्योंकि यहाँ आए दिन वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, नंबर ऑफ रिवर्स आर कमिंग फ्रॉम या थ्रू शिवालिक रेंजेस, और वो छोटी छोटी धारा के रूप में आती है जो जमीन के भूखंडों को काट रही है रिल्स के थ्रू, जिसको हमने कोस कहा। एक वो इससे जूझ रहा है। अब इसकी समस्या का निदान बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मैदानी भाग है ये अपने आप में बहुत ज्यादा फर्टाइल तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ बुरी नजर भी लगी हुई है, जैसे भी आपके सामने मैंने बताने की कोशिश की रहा है। ठीक। वाटर लोडिंग प्रॉब्लम से भी जूझ रहा है। नंबर 2 पॉइंट। नंबर थर्ड पॉइंट अभी हमने में डिस्कशन में भी नहीं गए हैं। नंबर थर्ड पॉइंट आप देखेंगे कि यहाँ 1966 के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया था एज ए प्रोजेक्ट के तौर पे। और ग्रीन प्रोजेक्ट के तो आप जानते ही भारत में जो कृषि होती है वो साइंटिफिक मेथड के अनुरूप नहीं होती है। किसान जाता है अपनी मनमर्जी यूरिया के डाल देता है, कितना भी डाल देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पर सेलिनाइजेशन, ठीक है, यानी कि जो मिट्टी का लवणीय होता है वो आपको बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिलेगा, यानी कि सोइल सेलिनाइजेशन वाला जो प्रॉब्लम है यहाँ बड़ी तादाद में आपको देखने को मिलेगा। अब तीन बेसिक से टर्मिनोलॉजी आपके सामने अब देखने को मिलेंगे। पहला है कोर्स, ठीक है, जिसे हमने कहा कि डाइसेक्टेड लैंडफॉर्म ऑफ पंजाब एंड वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम इन खादर। वाई? बिकॉज देखो पार्ट बिल्कुल मिल रहा है, ये रिवर है तो यहाँ से मिलता जुलता है, तो ये बेडलैंड टोपोग्राफी क्रिएट कर रहा है। तीसरा है रे। एक वर्ड यूज किया जाता है आपके एग्जाम के पर्पज से, रे, यानी कि सेलिनाइजेशन ऑफ द सोयल। तो पंजाब में आप देखेंगे कि कोस, रे और बेडलैंड टोपोग्राफी यानी कि वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम जैसी बड़ी समस्याएं हमें देखने मिलती हैं। ये खासकर मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे पंजाब प्लेन की बात कर रहा हूँ, जो अभी हाल ही में देखने में आया है। जिस तरह से एग्रीकल्चर को विदाउट साइंटिफिक मेथड के आगे बढ़ाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर देता है। अब यू हैव टू बी अ डिफरेंट पार्ट, भाई आपको फॉलो करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो कुछ करो। अब देखेंगे कि जिस तरह से इरिगेशन करते हैं, मतलब सिंचाई के साधन तो अवेलेबल हैं, लेकिन जिस तरह से यूरिया का प्रयोग किया गया है, दीज आर द एपिसेंटर, खासकर इंडिया का जो पंजाब प्लेन है, दीज मतलब दीज प्लेन एरिया खासकर जो डिफरेंट लोकेशन पर स्थित है, द एपिसेंटर ऑफ कैंसर। क्या है? एपिसेंटर ऑफ कैंसर है। यहाँ कई तरह की बीमारी जनित हो रही है। एक तो कैंसर का बीमारी है, ग्राउंड वाटर जो है, ठीक है, और वहां जो यूरिया ट्यूबवेल के माध्यम से वो अपना
खेतों में सिंचाई कर रहे हैं, यानी कि जो परकुलेट हुआ केमिकल्स ग्राउंड वाटर के अंदर, उसी पानी को निकाल के वापस आप कहाँ डाल रहे हैं, ठीक है, वापस से फसलों में डाल रहे हैं। अब वो पानी फिर से फसल में जाएगा, फिर केमिकल से एक तरह से आप देखेंगे चैन बन चुका है। यानी कि पंजाब में उगने वाली मैक्सिमम जो फसल है वो इसका शिकार भी हो रही है। ठीक है, इस पे भी बात करने की जरूरत है। ठीक है, और ग्राउंड वाटर वहां का पॉल्यूटेड हो चुका है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये तो और मेजर प्रॉब्लम्स थी, लेकिन साथ में ग्राउंड वाटर को लेकर भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई है। तो इट मीन अब हमें दूसरी ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है। हो सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम जाएं, कहाँ जाएं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं। तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने हैं कि किस तरह से हम चीज को इम्प्रूव करें, कैसे ना करें। ठीक है, हालांकि प्लेन एरिया के बाद में थोड़ा और आगे बढ़ गया क्या, नोटिस वगैरह पहनाने के लिए, लेकिन चीजें बतानी पड़ती है कि किस तरह से प्लेन एरिया गॉड गिफ्टेड है, लेकिन हमारी वजह से वो किस तरह से, ठीक है, डैमेज होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये बात आई होप तो समझ आई होंगी कि इसमें कोज, रे, वेटलैंड टोपोग्राफी और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद का सिम्टम्स क्या है। बिसाइड्स दीज ऑल, ठीक है, आप देखेंगे पंजाब स्टिल इज रनिंग अहेड। कैसे, आप देखेंगे भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन गेहूं में कौन है, ठीक है, पंजाब है। चावल में पंजाब है। और कॉटन, दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉटन कहाँ उगाया जाता है, पंजाब में उगाया जाता है। बहुत सारी चीजों में पंजाब बहुत एडवांस है। ठीक है, और अधिकतर यहाँ के जो फार्मर्स मिलेंगे वो आपको रिच मिलेंगे। मैक्सिमम मतलब फुल ऑन एग्रीकल्चर स्टेट है भाई। ठीक है, तो अलग ही जिंदगी है वहां की, रवानी है अलग ही। तो ये चीज हम इसको देख सकते हैं, कैसे कैसे चीजें हमने पढ़नी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, ठीक है, राजस्थान का मैदान। ठीक है, राजस्थान का मैदान। अगर इस राजस्थान के मैदान को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है
कि उत्तर का जो मैदान इसका बनता है, गंगानगर हनुमानगढ़ जैसा जो जगह है, वहां पर आप देखेंगे कि जो फ्लूवियल प्लेन एरिया है ये उसका ही एक्सटेंशन है, उसी का ही एक्सटेंशन है। पश्चिमी भाग अगर हम देखते हैं तो पश्चिमी भाग कंप्लीटली हमें एक प्रॉपर डेजर्ट के रूप में नजर है, प्रॉपर मरुस्थली के रूप में नजर आता है। कहानी बहुत सारी है, ठीक है, ड्राइनेस है, देयर इज नो रिवर, रेनफॉल भी ज्यादा नहीं होता है। अगर प्रॉपर रेनफॉल हो और इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए तो डेफिनेटली ये एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। और 1960 से भारत सरकार एक मेगा प्रोजेक्ट था जिसे हम इंदिरा गांधी कनाल कहते हैं, उसके माध्यम से बहुत सारा, ठीक है, जो एरिया है वो एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हो चुका है। इसका दक्षिणी भाग आप देखेंगे तो दक्षिणी भाग क्या है कि वो टूवर्ड द रन ऑफ कच्छ, वो रन ऑफ कच्छ की तरफ जा रहा है। और मैक्सिमम ये जो पार्ट आप देखेंगे ये सेलाइन है। कैसा पार्ट है? सेलाइन पार्ट है। और ये सेलाइन होने की वजह से आप इसको देखेंगे कि यहाँ बहुत सारी नमक की झीलें भी हैं और यहाँ कुछ टेम्परेरी झीलें भी हैं, जनरली जिनको पलाया कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो सेलाइन है, ठीक है, कच्छ की तरफ जा रहा है, पलाया झीलें हैं, ठीक है, ये सारा का सारा जो पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट, इसके बारे में कहा जाता है कि ये 33 सागर का अवसाद है। किसका अवसाद है? 33 सागर का अवसाद है। तो इस तरह से हमने इन चीजों को समझना है और देखना है कि किस तरह से चीजें आगे गई हैं। तो पंजाब प्लेन का, जिसमें सिंध वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, और उसका उत्तरी भाग पाकिस्तान का पंजाब प्लेन, फिर उसका एक्सटेंशन जो है भारत का पंजाब प्लेन, ठीक है, उसको भी हमने डिस्कस किया और देखा। मेजरली कंसंट्रेशन जो था वो हमारा अपना ही था। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज इसमें ये नजर आती है कि अभी जो मैं राजस्थान प्लेन वाला एरिया आपको बता रहा था कि वो दक्षिण में रन ऑफ कच्छ की तरफ जाता है, और जो रन ऑफ कच्छ होता है या रन होता है जिसे RANN के रूप में लिखा जाता है, दरअसल इसका मतलब ही साल्ट लेक होता है। ठीक, क्या होता है? साल्ट लेक होता है। और इन साल्ट लेक को हम दूसरे लफ्जों में या दूसरे शब्दों में हम पलाया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पलाया। और बहुत एक पार्ट और लिख लेना कि राजस्थान की बहुत सारी जो पलाया लेक है, पलाया, जिसको हम सलाइन लेक भी कहते हैं, इनको राजस्थान के अंदर खंड्स कहा जाता है। और ये पीटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खंड्स क्या है? ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, खंड्स क्या है, तो आप सीधा बता देना। खंड्स जो हैं जनरली इनको कहा जाता है सलाइन लेक राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो पहला पार्ट था ट्रांस गंगा प्लेन एरिया, वो फाइनली हमने समझा है और देखा है। ठीक है, इसी के आधार पे आज का क्लास हम कंक्लूड करते हैं और इसको यही रोक देते हैं। जो कल की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम प्योरली जो भारत का जो गंगा का मैदान है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं और समझेंगे कि इसका एक्सटेंशन कितना है, कैसे निर्माण हुआ है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं और कौन कौन सी वर्तमान समस्याओं से वो जूझ रहा है। ठीक है,